लेकिन पेंशन के बारे में जो समझते हैं उनको पता है कि आज घोषणा की है और जो व्यक्ति 2030 में रिटायर होगा, 34 में, 35 से पहले कोई नहीं होगा। हाँ, मतलब आदमी 30 साल तक तो नौकरी करता ही करता है। तो अशोक गहलोत जी का उसमें कितना क्रेडिट है, क्या उन्होंने दिया है, ये भविष्य गर्भ में किसकी सरकार होगी, क्या करेंगे, तो ये तो खाली पॉपुलिस्टिक है। इसके भी कुछ टेक्निकल चीजें जो अभी सामने आएंगी। तो ये जो चुनावी बजट आप बता रहे हो कि अगले चुनाव को देखते हुए बजट दिया गया है, आप चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? ये तो चलो बजट दे दिया, आपकी तरफ से क्या तैयारी? 3 चीजें हैं, हालांकि चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजस्थान में अभी तक जो परिपाटी रही है वो धारणा की है, जन धारणा की है, पब्लिक परसेप्शन की, और पब्लिक ये तय करती है कि एक बार बीजेपी आएगी, एक बार कांग्रेस आएगी। ये सिलसिला लगभग 90 के बाद से चला आ रहा है। परसेप्शन तो ये कहता है बीजेपी आएगी, नंबर 1। दूसरा, कांग्रेस का रिकॉर्ड ये है कि वो जब सरकार में होती है और जब चुनाव लड़ने जाती है तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी प्रबल होती है कि उनकी एक बार 56 सीटें आई, दूसरी बार इतने पाप किए कि 21 सीटें आई, और अब किसानों और बेरोजगारों के साथ इतना अन्याय किया है। अब मैं तो कह तो नहीं सकता कि माइनस में सीटें नहीं आ सकती, लेकिन ये इस चीज को, एंटी इनकम्बेंसी को थामेंगे कैसे, ये एक यक्ष प्रश्न है। ऐसा कोई तीर मारेंगे नहीं, क्योंकि राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता ने 70 वर्षों में, राजस्थान में भी 50 वर्षों तक राज करने का अवसर दिया था, और आज यदि वो छोटी छोटी चीजों को आज घोषित करते हैं तो कोई ये पूछ भी सकता है कि इतने सालों तक कहां सो रहे थे। आज यदि वो टूरिज्म को उद्योग का दर्जा देते, लेकिन टूरिज्म की सहूलियतें क्या है, किसानों के प्रति घोषणा करती, उनको एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया, रोजगार सृजन के लिए आपने उपाय क्यों नहीं किए। तो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो अगले चुनाव में इतनी प्रबल होगी कि झेलना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी, हमारी तैयारी के बारे में आपका सवाल था, तो मैं जिस काम के लिए आया हूं उस तैयारी का यही संकेत है कि हम केवल परसेप्शन पर नहीं, केवल एंटी इनकम्बेंसी पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपनी खूबियों के आधार पर सत्ता में आना चाहती है, और इसलिए हम लोगों ने ये फोकस किया है कि हम अपने नीचे के यूनिट्स को, आमतौर पर बूथ को चुनाव के टाइम पर्ची बांटने और वोट मांगने तक ही सीमित रखा जा सकता था। आज हमारी बूथ की इकाइयां कोरोना के कालखंड में सेवा के संगठन के काम को भी करती हैं। आज हमारी बूथ की इकाइयां रचनात्मक काम जमीन पर करती हैं। तो बूथ की इकाई को सशक्त बना के पार्टी को राजनीतिक तौर पर भी धारदार बनाने के लिए हम लोगों ने ये कवायद की है। आने वाले समय में अभी तक हमारी लगभग 45,000 बूथ पर हमारी पहुंच है, जो 52,000 बूथ तक होनी है। तो ये लगभग 8,000 बूथों तक हम और ज्यादा मजबूती से अपने संगठन को खड़ा करने में लगे हैं। तो इसलिए हमारी तैयारी है कि हम अपनी ताकत के बूते पर सत्ता में हैं। कि पिछली सरकार का जो राजस्व का लक्ष्य था 1,30,000 करोड़ का था, लेकिन इस बार इनकी रिसिप्ट है 1,27,000 करोड़। उसमें भी केंद्र की सरकार अपने सोर्सेज से पैसे देती है, लेकिन राजस्थान की सरकार इसमें अपनी तरफ से आय के सोर्स बढ़ाने में विफल रही, इन्वेस्टमेंट लाने में पूरे तरीके से विफल रही है। ऐसी कई चीजें हैं जिसका उल्लेख ये बराबर करते रहे। जन घोषणा पत्र में कहा, बजट में भी कहा, राइट टू हेल्थ, खेल नीति, खनिज नीति, जैम पार्क, एक जवाबदेही कानून के लिए आंदोलन भी चल रहा है कि इसके लिए नए जिलों का गठन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, मसाला बोर्ड, प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन नीति, नई शिक्षा नीति, ऐसे 24 घंटे बिजली, लघु सीमांत किसानों का मुफ्त बीमा। इसी तरीके से स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद जो सरकार को करनी चाहिए थी, वो राजस्थान की सरकार की इच्छा शक्ति उसमें दिखती नहीं है। जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बुनियादी विकास होना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, उसमें जितनी जरूरत के मुताबिक शौचालय की, क्लासरूम की, शिक्षकों की कमी, इन सब चीजों को सरकार ने प्राथमिकता में नहीं लिया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से खोले जाएं 1200, पिछले साल घोषणा करी, लेकिन अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ जो व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम, जो बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे, उनके हिंदी माध्यम के पढ़ाई की क्या व्यवस्था होगी, अभी सरकार ने इसका कोई खुलासा नहीं किया है। राजस्थान में खूब सारा पोटेंशियल है, इसमें सोलर से लेके, टूरिज्म से लेकर कई इस तरीके के जो सोर्सेज है जिनको किया जा सकता था।
मुझे लगता है कि इससे पहले 2020-21 में मुख्यमंत्री जी ने एक 7 संकल्प लिए थे। उसमें किसानों से संबंध था, शिक्षा से था, स्वास्थ्य से था, चिकित्सा से था, महिलाओं और बाल कल्याण से था, पानी बिजली सड़क था, कौशल नीति से संबंधित था। तो जो 20 के 21 के संकल्प भी पूरे नहीं हुए और ऐसे में ये जो बजट है दिखता तो लुभावना सा है और जिसकी खुद पीठ थपथपाते हैं, लेकिन पिछले 3 बजट का जो हश्र हुआ है उसका इस चौथे बजट का भी हश्र लगभग ऐसा ही होगा, क्योंकि पॉपुलिस्टिक बजट जो हकीकत से दूर है और जिसमें कोई विजन नहीं है। पॉलिटिकल बजट है, सियासी बजट है, ये तो दिखता है, लेकिन इसमें कहीं फोरसाइटनेस नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है, क्योंकि मामला न्यायालय में चला गया और न्यायालय ने तारीख दे दी, कुछ उसमें निर्णय किया, लेकिन सीबीआई से जांच जब तक नहीं होती है तब तक इसकी निरपेक्षता पे सवाल हमेशा तक रहेगा। और राजस्थान की सरकार जब डिनाई करती है तो उसी सीबीआई को कमलेश प्रजापति के बारे में आदेश देती है, विष्णुदत्त बिश्नोई के मामले में देती है, अलवर के निर्भया में देती है। तो ये लोक महत्वकार विद्यार्थियों से, नौजवानों से जुड़ा हुआ बड़ा प्रश्न था जिसको सरकार को निश्चित रूप से सौंपना चाहिए था। चौथा मामला है कि राजस्थान की, तीसरा मसला है राजस्थान में कानून व्यवस्था एक बड़ा संकट है। राजस्थान में 6,51,000 मुकदमे अभी दर्ज हुए। अभी तक राजस्थान के इतिहास में इस तरीके का मंजर दिखा नहीं था। राजस्थान को पीसफुल स्टेट मानते थे, यहाँ लोग रिहाइश के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए आते थे, पर्यटन के लिए आते थे और सीधे सीधे बजट बेशक पेश किया होगा, लेकिन कानून व्यवस्था का संबंध किसी प्रदेश की आर्थिक तरक्की से भी है और निवेशक नहीं आने का बड़ा कारण है। हालांकि उसका इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक्स के आधार पर भी कारण है कि सरकार उनको इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियतें उपलब्ध नहीं करवा पाती, सिंगल विंडो का स्लोगन है वो पूरा नहीं हो पाता। लेकिन कानून व्यवस्था के कारण भी शायद यहाँ जो औद्योगिक निवेश होना था, रोजगार का सृजन होना था, वो नहीं हो पाता। तो ये अपराध अपने आप में वानगी है। महिला अपराधों की पराकाष्ठा है कि पिछले 1 वर्ष का आंकड़ा ये है कि महिलाओं के प्रति दुष्कर्म के, उत्पीड़न के जो मामले हैं वो 6,337 मामले अपने आप में रिकॉर्ड है। एक अनुमान के मुताबिक 18 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं। तो सरकार की इस राज्य में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई। ऐसे में उस बजट में पुलिस की एक डेडिकेटेड प्लान की राजस्थान की कानून व्यवस्था ठीक कैसे हो, उसकी नफरी कैसे बढ़े, संसाधन कैसे बढ़े, उसको पुलिस का आधुनिकीकरण कैसे किया जाए, इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं था। जो ठीक है। नमस्कार पत्रकार मित्रों, राजस्थान की हृदय स्थली में इस पत्रकार वार्ता में मैं पार्टी की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 15 फरवरी को रीट की सीबीआई जांच को लेकर प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन हुआ और उस दौरान हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया, चोटें भी आई। मैं खुद पिछले कई अरसे से उपचार भी ले रहा था और आज पहली बार उस आंदोलन के बाद प्रत्यक्ष रूप से आज संगठन के कार्यक्रम में मैंने शिरकत की अजमेर में। राजस्थान के सभी संभागों की, पार्टी की 7 ही संभागों की संगठन की समीक्षात्मक और आगामी कार्य योजनाओं को लेकर संगठन की हमारी बैठकें चल रही हैं। इसमें विशेष रूप से हम लोगों ने पार्टी के संगठन को ग्रास रूट तक मजबूत करने के उद्देश्य से हमारे सशक्त मंडल और सक्रिय बूथ समिति इस अभियान को गति देने के लिए, उसकी समीक्षा के लिए आज चर्चा की है। साथ ही पार्टी को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए पार्टी का आजीवन सहयोग नीति के जरिए जो निधि संग्रह का अभियान है उसकी भी हम लोगों ने समीक्षा की है। उसमें पार्टी का कार्यकर्ता अपने परिश्रम की पूंजी
न्यूनतम 100 रुपये से लेके जैसी उसकी इच्छा है, ऐसे समर्थक शुभचिंतक उन लोगों ने पार्टी को आर्थिक रूप से अंशदान भी दिया है। वो अभियान भी संतोषप्रद रूप से पार्टी का चल रहा है। 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है। उस स्थापना दिवस तक हम लोग पार्टी में नीचे पन्ने तक मतदाता सूची के पन्ना प्रमुख की नियुक्ति तक का ये काम हम लोग पूरा करेंगे। संगठन की मजबूती के साथ साथ सैद्धांतिक और व्यवहारिक विषयों पर पार्टी को कार्यकर्ताओं को प्रबोधन के लिए पार्टी जिले के प्रशिक्षण शिविरों को लगातार चला रही है। तो आगामी समय में जिन जिलों में शिविर नहीं हुए हैं उनकी योजना रचना भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में सरकार की तरफ से एक बजट प्रस्तुत हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वो बजट पेश किया। चौथा बजट है। राज्यपाल महोदय के इससे पहले अभिभाषण भी और बजट भी। मुख्यमंत्री जी का दावा है कि उसमें 70% अभिभाषण की और 85% घोषणाएं वो हमने पूर्ण कर ली। लेकिन यदि बजट का सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आएंगी जो तात्कालिक रूप से जनता के संज्ञान में नहीं आती। लेकिन इस बजट के बारे में अभी विधानसभा में बहस भी चल रही है। उस बहस में पार्टी भी हिस्सा ले रही है। कई चीजें अलग अलग स्तर पर सामने आएंगी। लेकिन एक पहला बड़ा मुद्दा और मसला था किसानों की कर्जा माफी का। राहुल गांधी जी 2018 के चुनाव में राजस्थान में आए थे। पोखरण में, जालोर में और हनुमानगढ़ में अलग अलग जगह उन्होंने सभाओं को संबोधित किया था। कहीं तो ये कहा था कि 10 तक गिनती गिनूंगा, कर्जा माफ हो जाएगा। हनुमानगढ़ की सभा में कहा कि चाहे सूरज उगे या नहीं उगे, लेकिन किसानों का सूरज उगे या नहीं उगे, चंद्रमा छिप जाए, लेकिन किसानों की कर्जा माफी का वायदा पूरा करेंगे। आज जो स्थिति राजस्थान की है उसमें राजस्थान के अधिकांश किसान जो इस कर्ज के दायरे में थे, केवल सहकारी बैंकों के कर्जे उनके परंपरागत रूप से माफ हुए थे, जो पिछली सरकार के समय से भी चले आ रहे हैं। लेकिन कहा कि ऐसे स्नातक और इससे ऊपर के लोग हैं जो बेरोजगारी भत्ते के हकदार थे, लेकिन लगभग 2 लाख लोगों को ये भत्ता मिला और बाकी लोगों को आश्वासन मिला। और उसमें एक बैरियर लगा दिया कि जो लोग इंटर्नशिप करेंगे उन लोगों को हम लोग ये जो बेरोजगारी भत्ता देंगे, जिसको अधिकांश नौजवानों ने नकार दिया। राजस्थान में कोर्ट में खाज का काम ये हुआ कि जितनी परीक्षाएं कांग्रेस के कार्यकाल में हुई हैं उसमें लगातार एक के बाद एक भर्तियां 15 के लगभग तो भर्तियां लंबित थी प्रशासनिक और वित्तीय कारणों से। लेकिन जो पेपर लीक होने का सिलसिला शुरू हुआ, और पेपर तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है, लेकिन रीट की परीक्षा ने सब लोगों की आंख, कान और नाक खोल दिए कि जिस तरीके से संगठित नकल हुई। और राजस्थान में जितने माफियाज हैं उसमें नकल एक माफिया के रूप में पनपा। और राजस्थान की सरकार की नाक के नीचे ऐसे कुछ संस्थानों के भी नाम आए जिससे सुनकर तकलीफ होती है कि उनकी संबंधता कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से है। राजीव गांधी स्टडी सर्किल जो इस पूरी संगठित का नकल का एक इस किस्म का गिरोह पनपा, जिसने संरक्षण दिया। हम लोगों ने सीबीआई की उसकी जांच की मांग की। एसओजी ने जांच की, लेकिन एसओजी की जांच का दायरा था। एसओजी ने अपनी कार्रवाई से ये प्रमाणित तो कर दिया कि इसमें बड़ी भारी नकल हुई है और उस नकल के तार आगे तक जुड़े हुए हैं। सीबीआई की मांग इसलिए की थी कि एसओजी की मर्यादा है, वो मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से पूछताछ नहीं कर सकती, अधिकारियों से बड़े अधिकारियों तक। तो छोटी मछलियां पकड़ी गई, लेकिन बड़े मगरमच्छ जिन्होंने राजस्थान के नौजवानों के साथ कुठाराघात किया है, उन तक कदाचित कोई सक्षम एजेंसी कर सकती थी। जिन पर राष्ट्रीयकृत बैंकों के अन्य सोर्सेज के कर्जे बकाया थे, उसके कारण लाखों किसानों को और उनकी जमीनें नीलाम होने की कगार पर आई।
9,000 से भी ज़्यादा किसानों का एनपीए हुआ और 1 लाख से भी ज़्यादा किसानों की कर्जे नीलामी के दायरे में आई। उसके बारे में इस बजट में कोई एक्शन प्लान नहीं था, कोई प्रतिबद्धता नहीं थी, कोई संकल्प नहीं था, कोई भरोसा नहीं था। तीसरा एक पक्ष है राजस्थान में बेरोजगारी का। एक संस्था है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसका सर्वे कहता है कि प्रदेश में देश की दूसरे नंबर की बेरोजगारी दर है 27%। राजस्थान के नौजवानों को इसी सरकार ने कहा था, जन घोषणा पत्र में भी लिखा कि जब सरकार आएगी तो हम नौकरियों की घोषणा करेंगे, घोषणा की, लेकिन आंकड़े भ्रमित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन मोटे तौर पर यदि सब विभागों का, सारी नौकरियों का आकलन करेंगे तो 1 लाख से भी कम लोगों की अब तक भर्ती हुई है। दावा करते हैं कि हम पिछले लगातार अरसे से 1 लाख से भी ऊपर लोगों की भर्ती की है। ऐसे राजस्थान के 70 लाख लोगों ने भर्तियों की अलग अलग परीक्षाएं दी हैं और नौकरी दी है 1 लाख से भी नीचे। दूसरा कंट्राडिक्शन यह है कि सरकार सरकारी नौकरियों पर निर्भरता पर नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश तो करती है, लेकिन राजस्थान के 70 लाख के जो बकाया लोग हैं वो किस तरीके से नियोजित होंगे, क्या उनको स्वरोजगार के लिए उन्होंने कोई रोड मैप बनाया है, स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं जो घोषणा की वो कितनी जमीन पर आई हैं, और किस तरीके से राजस्थान का नौजवान जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिली होगी उसको जीवन यापन का जरिया क्या होगा। जी ने जन घोषणा पत्र में भी कहा, भाषणों में कहा कि हम 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले में सरकार काम करेगी। आपको ध्यान होगा कि अध्यापकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री सामने से पूछते हैं कि क्या तबादलों में पैसे लिए जाते हैं, ऑडियंस कहती है हाँ लिए जाते हैं। उसको जब कंफर्म करने की दोबारा पूछते हैं तो दोबारा से यही आवाज आती है, और उसके बाद कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि यदि मेरे महकमे में भ्रष्टाचार है तो मैं क्या करूं। करप्शन के बारे में इस तरीके से मुख्यमंत्री लाचार हो जाए तो ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मित्रों, इस बजट में जितनी बातें की गई मुझे लगता है कि वो लगातार परंपरागत रूप से जैसी 3 बजटों में कही गई और वो धरातल पर नहीं उतरी। मेरी बात लंबी हो जाएगी, एक लंबी फहरिस्त है, मैं 3 तारीख को विधानसभा में अपनी बात रखूंगा, लेकिन सामान्य तौर पर अभी तक जितनी सरकारों ने कर्जा लिया, हालांकि अभी जो राजकोषीय घाटा है उसका प्रोजेक्शन है 70,000 करोड़ का। दूसरा, अभी तक जितनी सरकारों ने कर्ज लिया है तो 25% कर्ज अकेले 3 वर्षों में इस कालखंड में अशोक गहलोत जी ने 25% कर्जा खुद ने ले लिया। वो जो कहावत है पुरानी चारवाक का एक सिद्धांत है कि यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो ये सरकार कर्ज लेके घी पीने वाली अदा पे काम कर रही है, जिसका असर राजस्थान की गवर्नेंस पे पड़ रहा है। इसी की घोषणा बहुत पहले से वो करते रहे हैं, जो कर्जा माफी की घोषणा उसका असर क्या हुआ है। तो पॉपुलिस्टिक चीजें जिसका व्यवहारिकता से कोई साम्यता नहीं हो सकती, वो चीजें लंबी चलती नहीं है। इसलिए राजस्थान की जनता उन हकीकत को समझती है कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति क्या है और कितने पैमाने पर उन चीजों को लोगों के बीच में वितरित किया जा सकता है। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वो साफ तौर पर दिखती है। इससे पहले भी इनकी सरकारें रही हैं तो कई बार, वो मैं इसलिए कहा कि मैं इनकी जिक्र करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर 172 जनता क्लिनिक खोलने की बात हुई थी। मुझे नहीं लगता कि अजमेर में जनता क्लिनिक खुली होगी। जयपुर में 2-4 जगह फीता पिछली बार जरूर काटा था, तो एक भी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो घोषणाएं हुई हैं वो घोषणाएं हमारे अनीता बघेल जी ने परसों बजट की बहस में कई बार उसमें फैक्ट के साथ में कहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर सांवड़िया जी में एक नर्सिंग कॉलेज खुलना था जिसकी घोषणा अशोक गहलोत जी ने 2009 में की थी और आज भी उसकी घोषणा ही हुई है। तो कई बार घोषणाएं जरूर करते हैं, वो कुछ समय के लिए पॉपुलिस्टिक जरूर होती है, लेकिन राजस्थान के लोगों को मुझे लगता नहीं कि कोई विजनरी बजट मिला होगा। सर, कृषि उनका मानना है, लेकिन कांग्रेस की जो राजनीति है और अभी तक का जो एपिसोड है राजस्थान के, क्या हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी सरकार 42 दिन बाड़े में बंद नहीं रही। और उसके बाद अभी तक भी जिस तरीके से सदन में भरत सिंह कुंदनपुर चिट्ठी लिखते हैं, हेमाराम जी धरने पर बैठे ही थे,
दीपेंद्र सिंह जी खनिज में पीसीसी के चीफ के सामने मंथली की बात करते हैं। तो कांग्रेस के भीतर जो अंतर्विरोध और अंतर्कलह है, जो सरकार के गठन से शुरू हुआ था, राजभवन में 2-2 मुख्यमंत्रियों के नारे लगे, मंत्रिमंडल के लिए झगड़े, कमरों के लिए झगड़े, और ये लड़ाई अभी भी लगातार जारी है। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी की वापसी कोई उसका कोई दावा करे और उसमें कोई सफलता उनको मिले। धन्यवाद, थैंक यू। मोदी सरकार के जरिए यहाँ के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यहाँ की महिलाओं को उज्ज्वला और आयुष्मान की, आवास की, इस तरीके की केंद्र की प्रवर्तित योजनाओं से, जिसमें जल जीवन मिशन भी शामिल है, वो तमाम योजनाएं राजस्थान को संबल देने का काम करती है। लेकिन राजस्थान की सरकार केवल सियासी दावे और वादे करती है। मुझे लगता है कि इस बजट से राजस्थान की जनता को निराशा हुई है और एक दिशाहीन किस्म का बजट है, जिससे राजस्थान को जो दूरदृष्टि से आगे ले जाने का जो संकल्प दिखता था, वो मुझे इसमें हवाई होते हुए दिख रहा है कि इसमें कोशिश की है कि अपने अंतर्विरोध को दबाने की, रीट के आंदोलन को दबाने की, अपनी पीठ थपथपाने की। लेकिन इस बजट से राजस्थान की जनता को परंपरागत रूप से कुछ हासिल होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें 78,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया, लेकिन कृषि बजट के लिए उसमें न तो कृषि मंत्री की शक्ल दिखी, न उस बजट पर ठीक तरीके से कोई पब्लिक ओपिनियन ली गई, न उनकी जरूरतें समझी गई। केवल अलंकृत करने के लिए कि वो एक अपनी तरफ से उनको नवाचार दिखे कि हमने खेती का अलग से बजट दिया है। तो जो मैंने कहा कि यदि उनको किसानों के प्रति उनकी नीयत ठीक थी, तो फिर उनको किसान कर्जा माफी की इस बजट में घोषणा करनी चाहिए थी। क्या अच्छा लगा बजट में? बजट है, फिल्म का नाम है आमदनी 98 खर्चा रुपया। एक बयान आपने दिया था जिसे लेकर भी आपको वापस माफी मांगनी थी, वो मेरी तरफ से कंक्लूड हो गया, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। सर, लेकिन उनका जनता आभार भी जता रही है, कर्मचारियों को राहत दी गई है, कुछ तो ऐसा लगा होगा कि दल में वरिष्ठ नेताओं से, कार्यकर्ताओं से चर्चा करके तय किया था कि हमारी मांग जो है वो सीबीआई से जांच के लिए बराबर, हमारी इस मांग के प्रति हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं, सदन में भी और सदन के बाहर जब भी जैसा अवसर लगेगा। हालांकि सदन में स्पीकर महोदय ने एक व्यवस्था दी थी कि जो मसले सब जुडिस हैं, जो न्यायिक विचाराधीन है, न्यायालय के अधीन विचाराधीन है, उस मसलों पर विधानसभा के फ्लोर पर चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन हमने अपने प्रतिरोध को दर्ज भी कराया है। इसके कुछ कानूनी पक्षों पर भी हम जानकारी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कमिटेड हैं कि सीबीआई से जांच होती है तो विद्यार्थियों को न्याय मिल पाएगा। तो इसके लिए लोकतांत्रिक जो भी तरीके हम उसको अख्तियार करेंगे। कुछ मुख्य निर्णय लिए गए हैं, जिसमें आज जो है प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी प्रेस वार्ता को संबोधित करने वाले हैं। आप देख सकते हैं सभी जो है आलाधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं। आपका पैर कैसा सर? ठीक है यार, अब थोड़ा सा है दर्द है।